नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर जी की इस नई क्लास में। और आज की इस क्लास में चाहे आप ट्रिपल सी या ओ लेवल के पहले पेपर की तैयारी कर रहे हों, उससे रिलेटेड पहले चैप्टर के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास काफ़ी पसंद आएगा। या कोई भी बच्चा हो जो बेसिक कंप्यूटर की तैयारी कर रहा हो, बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन ढूंढ रहा हो, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी काम की होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर बिना समय बर्बाद किए हुए अपने सबसे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल क्या कह रहा है? द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द इनपुट, आउटपुट एंड टू। यहाँ पर पूछी जा रही है चीज़ कि कंप्यूटर सिस्टम के मूल कार्य इनपुट को स्वीकार करना, इनपुट को प्रोसेस करना, आउटपुट देना, और इसके अलावा और क्या काम करता है कि इनपुट करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। इसके अलावा चौथा काम क्या करता है कंप्यूटर? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो आप देख रहे हैं वो है डिजिटल फॉर्म, मेमोरी, स्टोर डेटा या कंप्यूट। इनमें से इसके अलावा ये क्या काम करता है? तो यहाँ पर देखिए कोई भी कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस है तो वो इनपुट लेती है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करती है, आपका आउटपुट देती है। इसके अलावा जो चौथा काम करती है वो डेटा को स्टोर करती है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो आपका सी वाला ऑप्शन कि डेटा को स्टोर करने जैसा काम होता है, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए, ये तो हमारा पहला सवाल हो गया। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल इसी तरीके से देखते हैं क्या चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। डैश डैश इज़ अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। डैश डैश उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दिया गया कमांड है। ठीक, कंप्यूटर भाषा में मतलब कंप्यूटर जो चीज़ समझ पाए। तो यहाँ पर कही गई है जो कमांड दी जाए उसको क्या कहते हैं? क्या उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्या उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्या उसको प्रोग्राम कहते हैं, या उसको डेटा कहते हैं? तो यहाँ पर सवाल को ध्यान से देखिए। आपके पास एक निश्चित समय मैं देना चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से समझकर जवाब देने की कोशिश करें। कमेंट में एक बार कमेंट करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जवाब। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं और फिर जवाब देखते हैं तो सही होता है तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और अगर आपका जवाब गलत भी होगा तो आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पर मैंने ये जवाब दिया था पर वो गलत था। तो यहाँ पर सही जवाब की बात करें तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा कौन से नंबर का सवाल हो जाएगा? तीसरे नंबर का सवाल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। अ डैश डैश इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। मतलब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जो कि बहुत महंगा होता है, और यहाँ पर कहा गया है जो कि साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन को परफॉर्म करने में सक्षम होता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कंप्यूटर जो सबसे तेज़ होता है उसकी बात की जा रही है, जो बहुत महंगा होता है, बहुत प्रोसेसिंग स्पीड होती है, मतलब कुल मिला के सभी चीज़ों में बहुत तेज़ होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में काम कर सकता है। तो बच्चे को पता है हर कंप्यूटर में से सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी या हैंड हेल्ड कंप्यूटर। अब इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? चलो बताओ। तो कमेंट में लगभग लोगों ने जवाब दे दिया होगा दिमाग से सोच के कि सुपर कंप्यूटर भाई साहब सबसे तेज कंप्यूटर आपका होता है। इसके बाद चलते हैं अपने चौथे नंबर के सवाल की तरफ, और यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है आपका सवाल कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कन्वर्टेड बाय द पीरियड 1964 से 1971 से। फिर से एक बार, कौन से जनरेशन का कंप्यूटर ये सन में आता है? तो इस सन में आपका थर्ड जनरेशन की बात की जा रही है, तीसरे जनरेशन का यहाँ पर बात चर्चा की जा रही है। चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि इन थर्ड जनरेशन, तीसरी जनरेशन में डैश डैश वर्ड यूज्ड। तीसरी जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ की गई थी यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ऑप्शन देखिए, वैक्यूम ट्यूब है, या दूसरा ऑप्शन आपका है इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आप आईसी के नाम से भी जानते हैं, फिर आपका आता है ट्रांजिस्टर,
और फिर आपका LSIC आता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अगर बात की जा रही है अपने थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था आपका IC, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, IC का इस्तेमाल किया गया था थर्ड जनरेशन में। और इसी के कारण जो कंप्यूटर आप छोटी साइज़ में देख रहे हैं वो इसी के कारण संभव हो पाया था, नहीं तो इसके पहले कंप्यूटर काफ़ी बड़ी साइज़ के होते थे। और जब हमने IC का इस्तेमाल किया तो इससे पहली चीज़ तो जो कंप्यूटर की साइज़ थी वो काफ़ी छोटी हो गई और उसकी लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ गई थी। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर्ड इन, तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो किस में मेज़र की जाती थी? तो तीसरे जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड में यूज़ की जाती थी। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताइए हमें। चलिए उम्मीद करते हैं कमेंट आपने कर दिया होगा। यहाँ पर सही जवाब है आपका नैनो सेकेंड। स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर्ड इन नैनो सेकेंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर, PC आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, PC जो चौथी जनरेशन के थे वो क्या चीज़ कंटेन करते थे? तो चौथी जनरेशन इंफॉर्मेशन, डेटा, ये तो यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी पूछना चाह रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी चौथी जनरेशन के कंप्यूटर ने इस्तेमाल की थी। तो वैक्यूम ट्यूब, ये तो आपका पहली जनरेशन में यूज़ हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर, ये सही बात है कि आपकी जो चौथी जनरेशन की कंप्यूटर्स थे उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर काम में आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा था। चलिए, और हर जनरेशन में याद रखिएगा जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्विच हुआ था कंप्यूटर तो दो चीज़ें बदली थी। पहला, साइज़ छोटी हुई थी और दूसरा स्पीड तेज हुई थी। और इसी पैमाने पे ही आपकी चीज़ें आगे बढ़ी थी। क्या हुआ था? साइज़ छोटी हुई थी जनरेशन में, अगली जनरेशन में, और आपकी स्पीड तेज हो गई थी। चलिए यहाँ पर अगला सवाल अपना हम देखते हैं। चलिए, आर्टिफिशियल इज एग्जाम्पल ऑफ, आर्टिफिशियल किस चीज़ का एग्जाम्पल आपका है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा जा रहा है यहाँ पर, AI जिसे कहते हैं, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसी इंटेलिजेंस जिसे इंसान ने बनाया हो उसे AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये कौन सी जनरेशन से संबंधित है? फर्स्ट जनरेशन नहीं, तब तो नाम ही नहीं सुना था। सेकेंड जनरेशन नहीं, फोर्थ जनरेशन नहीं, ये अभी की जनरेशन से संबंधित है और ये आपका है फिफ्थ जनरेशन। यहाँ पर चौथा जवाब आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए 9वां सवाल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है लैपटॉप आर, लैपटॉप क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पर लैपटॉप है कंप्यूटर यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज। नहीं, ऐसी चीज़ तो नहीं हो सकती। क्लिनिकल लेबोरेटरीज में जो आपके यूज़ होते हैं वो लैपटॉप नहीं होते, वो पहली चीज़ बड़ी साइज़ में कंप्यूटर होते हैं और उन्हें पोर्टेबल नहीं बनाया गया है, उन्हें एक जगह पर रखने के लिए बनाया गया है। ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, पोर्टेबल, लाइट वेट एंड कैन बी फिट इनटू ब्रीफ केस। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है लैपटॉप को, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या चीज़ कही गई? लाइट वेट, वजन में हल्का होता है। और यहाँ पर कहा गया है कि आपके ब्रीफ केस में भी सेट हो सकता है। तो ये सारी खासियत आपके लैपटॉप की है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है किसकी आपूर्ति पे कार्य करता है? तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स, इलेक्ट्रिकल पल्स बट नॉट कॉन्टिन्यूअस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये तो एकदम से गलत जवाब आपका है। यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स पे ये आपका एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो काम करता है। बहुत सारे बच्चों को ना पता हो तो कंप्यूटर जो होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जो फिजिकल इकाई को नापने के लिए काम करते हैं उनको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर या जो मरकरी वाला थर्मामीटर होता है, ये सारी चीज़ क्या कर रही है? एक फिजिकल इकाई जैसे कि दबाव, रफ्तार या ऐसी चीज़ों को मापने के लिए बनाए गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। फिर चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। 11वां सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है सिस्मोग्राफ किसका उदाहरण है? सिस्मोग्राफ आपकी किस चीज़ का उदाहरण है?
यहाँ पर अगर चलिए ऑप्शन में देखें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, तो यहाँ पर आपका एनालॉग कंप्यूटर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रेड कलर ले लिया जाता है। चलिए, द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी सीन इन, प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर कहाँ पर देखा जा सकता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं। एजुकेशन में, क्या एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर देख रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, देख ही रहे हैं, अभी एजुकेट हो रहे हैं। फिर बैंकिंग के क्षेत्र में यूपीआई आ चुका है, कई सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इंटरनेट की मदद से आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में तो बहुत पहले से ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपका जो कंप्यूटर का प्रेजेंस है वो सारी जगहों पर है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या पूछा जा रहा है। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड करता है इन सभी को बस एक छोड़कर, वो एक क्या चीज़ है? माउस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल और कीबोर्ड। तो पॉइंटिंग डिवाइस सारी हो सकती हैं, माउस होती है, टच स्क्रीन में भी आप कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहे हैं, ट्रैक बॉल होती है, लेकिन कीबोर्ड आपकी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस एक खास बिंदु पर ही काम करती है, तो कीबोर्ड आपकी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सही जवाब चौथा ही हो जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है पूछा गया है, कौन सा एक्सक्लूडेड है, तो ये चौथा वाला आपका एक्सक्लूडेड है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि आपका 14वां सवाल हो जाएगा। जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू, जॉयस्टिक का जो प्राइमरी काम होता है मुख्य रूप से किस लिए लिया जाता है? तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ तो कंट्रोल साउंड ऑन स्क्रीन नहीं, जॉयस्टिक कंप्यूटर गेमिंग, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आपने देखा भी होगा कई सारे रिमोट होते हैं जिसमें बीच में गियर जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है और उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी को घुमाने के लिए या प्लेयर को आगे दौड़ाने के लिए, पीछे दौड़ाने के लिए, डायरेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर गेमिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ का? जॉयस्टिक का। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, जो कि आपका 15वां सवाल है। 15वां सवाल क्या चीज़ है यहाँ पर देखिए। अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग, ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सेलेक्शन, एक उपकरण जिसका उपयोग चित्र बनाने, ग्राफिक्स बनाने तथा मेन्यू चयन के लिए किया जाता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो उसके लिए देखिए बहुत सारे टैब में आपने देखा होगा, पेन से इस चीज़ को करते हुए देखा होगा, वो चीज़ आपकी लाइट पेन होती है। ऑप्शन में भी अगर देखें तो ये आपका चौथा ऑप्शन लाइट पेन का मिल जा रहा है और इसी के इस्तेमाल से ये सारी चीज़ें आपकी की जाती हैं। तो यहाँ पर 15वां में चौथा सवाल आपका, चौथा ऑप्शन एकदम सही है। चलिए अगला देखते हैं। अ डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेज इज कॉल्ड, ऐसी डिवाइस जो छवियों की प्रतिलिपि बनाता है और पुनः प्रस्तुत करता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बहुत आसान है। सीपीयू का काम तो प्रोसेसिंग होता है, नहीं होगा। मेमोरी का काम डेटा स्टोर करना है, नहीं होगा। प्रिंटर का काम होता है प्रिंट करना। स्कैनर का काम होता है कॉपी करना, कि कोई चीज़ उस पर रख दीजिए तो कॉपी करके आपके स्क्रीन पे आ जाती है। तो यहाँ पर आपका ये डी वाला ऑप्शन ही एकदम से सही हो जा रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। इन एब्रीविएशन MICR C स्टैंड्स फॉर, तो C का क्या मतलब होता है MICR में? तो MICR का काम होता है जो कैरेक्टर मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए हैं उनको पहचानना। अक्सर इसका इस्तेमाल बैंकिंग सेक्टर में चेक को जांचने के लिए किया जाता है कि ये चेक जो आपने दिया है वो असली है या नहीं, नकली। अगर किसी ने नकली चेक बनाया है तो उस पर जो नंबर लिखे रहते हैं उनमें जो स्याही यूज़ होती है उस स्याही को ये पहचान लेता है कि वो स्याही असली है या नहीं। शायद मुझे जहाँ तक सही याद है उस स्याही में आयरन ऑक्साइड होता है। अब हो सकता है ये चीज़ गलत हो, इसको मैं उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, आप याद रखिए। लेकिन ये C का यहाँ पर मतलब होता है कैरेक्टर और इसका काम होता है मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना। ये आपका MICR का काम है। यहाँ पर सही ऑप्शन है चौथा वाला। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका
18वां सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। अ बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बार कोड रीडर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? यहाँ पर ऑप्शन में देखें, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। अगर इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो बार कोड रीडर का काम प्रोसेसिंग करना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर बारी है 19वें सवाल की। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा किस तरीके की डिवाइस है? तो डिजिटल कैमरे में जब भी कोई चीज़ खींचते हैं तो डेटा अंदर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर आपका इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर स्टोरेज। तो क्योंकि डेटा अंदर की तरफ भेजा जा रहा है और कोई भी ऐसी डिवाइस हो जिसमें डेटा अंदर की तरफ आ रहा है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल जो कि 20वें नंबर का आपका सवाल यहाँ पर होने वाला है, इसको देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या? टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा को सेंड करना होता है। टू स्टोर डेटा, टू गिव आउटपुट टू द यूज़र। यहाँ पर सबको समझ में ही आ गया होगा कि ये जवाब सही है। आउटपुट डिवाइस नाम से ही समझ में आ रही है कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता होगा? यूज़र को आउटपुट देने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू। आउटपुट डिवाइस पॉसिबल करती है। आउटपुट डिवाइस क्या चीज़ पॉसिबल करती है? तो आउटपुट डिवाइस जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसको यूज़र को दिखाने के लिए काम में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यू एंड प्रिंट, स्टोर डेटा, स्कैन डेटा या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो सही जवाब है व्यू एंड प्रिंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर अगला सवाल हमारा है 22वें नंबर का सवाल है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या चीज़ पूछी जा रही है। विच टाइप ऑफ प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक। कौन सा प्रिंटर अच्छी क्वालिटी के प्रिंट उपलब्ध नहीं करा सकता है? यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, तो डेजी व्हील, लेज़र, लाइन और चेन। तो यहाँ पर जो सबसे कम क्वालिटी का प्रिंटर है वो आपका चेन प्रिंटर ही है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर अपना अगला सवाल देखते हैं। अब पूछा जा रहा है उसका उल्टा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। हाई क्वालिटी आउटपुट कौन सा प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बोथ ए एंड बी, और फिर प्लॉटर की बात की जा रही है। तो समझिए जो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो छाप छोड़ के प्रिंट करते थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना टकराए प्रिंट करते थे। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अच्छी क्वालिटी में प्रिंट प्रोड्यूस करते थे, इसलिए यहाँ पर आपका दूसरे नंबर में ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं अपना 24वां सवाल। रिजोल्यूशन ऑफ लेज़र प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ। रिजोल्यूशन किस में आपका स्पेसिफाई होता है? तो कोई भी प्रिंटर हो या कोई ऐसी चीज़ जिसमें ग्राफिक की क्वालिटी मेज़र करनी हो, तो वहाँ पर डॉट पर इंच में इस चीज़ को नापा जाता है कि जो प्रिंटर आपका है वो 1 इंच में कितने डॉट बना रहा है। जितने ज़्यादा डॉट वो 1 इंच में बनाने की क्षमता रखता होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उस प्रिंटर की मानी जाएगी या उस डिवाइस की मानी जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहला ऑप्शन सही है, आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस समझ में ही आता होगा जिससे परिणाम प्राप्त हो रहा हो, जिससे रिजल्ट मिल रहा हो। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड से डेटा अंदर ही जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बायोमेट्रिक स्कैनर, ये भी गलत है, इससे भी डेटा अंदर जा रहा है। ट्रैक बॉल, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, गलत है। प्लॉटर, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ये सही होता है। ठीक है, नाम तो सुन लिया प्लॉटर, अब सही भी सर ने बोल दिया है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि प्लॉटर होता क्या है? तो ये समझिए ये प्रिंटर का बड़ा भाई होता है। प्रिंटर क्या होता है? जो कागज़ पे छपाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रिंटर बोलते हैं। लेकिन जब वो कागज़ बड़े साइज़ का होता है, मतलब जब हमें बड़े साइज़ में प्रिंट करना हो, किसी घर का नक्शा हो सकता है, बैनर हो सकता है, या कोई बड़े आकार की छपाई करनी हो, तो प्रिंटर के बड़े भाई जिसका नाम प्लॉटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सीपीयू, इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट है। तो सीपीयू का पार्ट समझिए क्या होता है, तो आपका सीपीयू हो गया इस तरीके से, उसके क्या क्या पार्ट आपके होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका कंट्रोल यूनिट, फिर आपका आता है मेमोरी यूनिट, और फिर आपका आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये तीन पार्ट किसी भी सीपीयू के होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है सीपीयू के पार्ट कौन से हैं। ऑप्शन में है एएलयू, हाँ होता है, देखिए सॉरी इधर आ जाता हूँ, एएलयू होता है। फिर कंट्रोल यूनिट, हाँ कंट्रोल यूनिट भी होता है। डिस्क ड्राइव ये तो नहीं होता है। तो बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों आपका कंट्रोल यूनिट और जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है दोनों आपका सीपीयू का पार्ट है। अगर कहीं पे एमयू या मेमोरी यूनिट दिया होता तो वो भी इसका पार्ट में गिना जाता। तो यहाँ पर अगर हम सही जवाब की तरफ बढ़ें तो ये तीसरा वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन एएलयू परफॉर्म। अर्थमेटिक ऑपरेशन एएलयू जो होता है वो कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को चलिए वैसे पूछा नहीं गया लेकिन मैं समझा देता हूँ इस सवाल में कि आपका जो एएलयू होता है ये आपका दो यूनिट होती है। एक आपकी अर्थमेटिक यूनिट होती है, ठीक है, अर्थमेटिक यूनिट होती है, और एक आपकी लॉजिकल यूनिट होती है। बहुत वाइट बोर्ड का मुझे चलाने का अभ्यास नहीं है तो जो बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। तो जो अर्थमेटिक यूनिट होती है इसकी जिम्मेदारी होती है अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने की, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ऐसी जितनी भी चीज़ें जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन की होती है वो एयू करता है। और लॉजिकल यूनिट कंपैरिजन वाले काम करता है जहाँ पे तुलनात्मक काम होता है, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। अब डबल इक्वल टू क्या होता है ये भी एक सवाल हो सकता है लेकिन अभी नहीं डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो ये सारे काम एएलयू कर सकता है। अब पूछ रहा है, चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एएलयू क्या करता है, क्या एडिशन करता है और अरिथमेटिक यूनिट से कराता है, सब्ट्रैक्शन करता है और अरिथमेटिक यूनिट से कराता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और अरिथमेटिक यूनिट से कराता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका सही हो जाएगा, ये आपका जवाब है। लेकिन अगर इसके अलावा ये सारी साइन विधि होती, क्या ये ये एएलयू करता है, तो हाँ करता है। ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस कोई भी प्रोसेसिंग की चीज़ हो एएलयू से काम होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ें। यहाँ पर देखें अपना 28वां सवाल। 28वां सवाल क्या चीज़ कह रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट सेक्शन हैव स्पेशल पर्पज़ लोकेशन कॉल्ड। अब इसमें स्पेशल पर्पज़ लोकेशन होते हैं जो कि कहे जाते हैं, तो यहाँ पर ये यूज़ करते हैं रजिस्टर की सहायता से ये काम करते हैं, और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही मिल जा रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सी आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, ऑडियो टेप या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए वैसे मैं कहता हूँ कि CCC या बेसिक कंप्यूटर के अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और उसमें ऑल ऑफ दीज लगे ऑप्शन में दिखे तो उस पर टिक लगा दो अगर सवाल ना आता हो तो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ लॉजिक गलत हो जाएगा क्योंकि हार्ड डिस्क आपकी एक मैग्नेटिक टाइप की स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। कंपैक्ट डिस्क जो आपकी CD और DVD होती है वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली। अब कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है जो सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करती है। अब पहले जो सही जवाब है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम चलिए एक बार पढ़ते हैं क्या होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस ऐसे होता है, मान लो ये आपका मेमोरी है, अब यहाँ पर मैंने डेटा को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे पहला गाना है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पांचवा है। आप पहला गाना आराम से सुन रहे हो, ठीक है, पहला गाना क्या कर रहे हो, आराम से सुन रहे हो। अब आपको पहले गाने के बाद चौथा गाना सुनने का मन है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस कहती है भाई साहब चलना हो तो क्रम से चलो, जंप नहीं कराएंगे, ये चीज़ नहीं होगी।
क्या होगा, पहले से दूसरे गाने की तरफ चलो, दूसरे से तीसरे गाने की तरफ चलो, तीसरे से चौथे गाने की तरफ चलो और फिर चौथा गाना सुनो। चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन जाओगे इसी रास्ते से, जंप करके नहीं जाओगे। और क्योंकि सारी चीज़ें सीक्वेंस से हो रही हैं, इसीलिए इस तरीके की डिवाइस को क्या कहा गया, सीक्वेंशियल एक्सेस, जहाँ पर होता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। और यहाँ पर अगर सही जवाब की बात की जाए तो वो आपका मैग्नेटिक टेप होता है। और ये एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो रील वाली कैसेट जो पहले आती थी वो सीक्वेंशियल मैग्नेटिक टेप ही होती थी। चलिए 31वां सवाल देखते हैं। विच वन इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कौन सी इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपकी होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है CD रोम, ये तो होती है, रैम नहीं होती हैं, तो A और B तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो CD रोम आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, आपका A ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 32वां सवाल है, डैश डैश इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजर्ड यूनिट, सॉरी डैश डैश इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। तो इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो पूरे कंप्यूटर में जो सबसे छोटी यूनिट है वो बिट होती है, ठीक है, बाकी सारी यूनिट उससे बड़ी होती है, निबल उससे बड़ी है, बाइट बड़ी है, मेगा बड़ी है, सब कुछ बड़ा है, बिट जो है सबसे छोटा आपका होता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बिट छोटा होता है, जैसे शरीर में सेल होता है वैसे कंप्यूटर में बिट होता है, और ये सबसे छोटी इकाई क्यों है ये भी मैं समझा दे रहा हूँ, वैसे पूछा नहीं गया लेकिन समझ लीजिए काम आएगा। जो आपकी बाइनरी डिजिट होती है 0 और 1, ये सबसे बेस होता है कंप्यूटर का, पूरा कंप्यूटर का आधार इसी पे डिपेंडेंट है। और ये 0 और 1 जो जगह लेता है खुद को स्टोर करने में, वो आपका एक बिट होता है। क्या चीज़, 0 और 1 जितनी जगह घेरता है खुद को स्टोर करने में, वो एक बिट होता है। तो इससे छोटी इकाई इसीलिए नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई एक ही बिट होती है, 0 और 1 उतने में स्टोर हो जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ें, अपना देखते हैं हम अगला सवाल जो कि 33वां सवाल है। 33वां सवाल क्या चीज़ कह रहा है भाई साहब, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट होता है क्या, 1024 किलोबाइट को मिलाइए तो 1 मेगाबाइट बनकर आपके सामने आ जाता है। तो ये आपका तीसरा ही जवाब एकदम से सही। अब इसमें याद करने वाली चीज़ है तो इसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। What is the name given to input-output devices and external storage media together? इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया को एक साथ क्या नाम दिया जाता है? तो यहाँ पर हार्डवेयर है, पेरिफेरल है, सॉफ्टवेयर है और कंट्रोल यूनिट है। ऑप्शन चलिए देख लिया हो तो कमेंट कर दिया होगा। यहाँ पर सही जवाब आपका पेरिफेरल है। वैसे पेरिफेरल का हिंदी में मतलब होता है अंग, ठीक है, पार्ट्स, और उसी की बात यहाँ पर की जा रही है, इसलिए ये चीज़ सही है। पेरिफेरल एक ऐसा वर्ड है जो शायद बहुत सारे लोग न सुने हो, इसलिए इसको समझा दिया। अब पूछा जा रहा है द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर, सॉफ्टवेयर के पार्ट क्या हैं? तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2 भाग में बांटा गया है, जिनको पता होगा वो जान रहे होंगे। सॉफ्टवेयर के 2 भाग क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलते चलते इसको भी बता दूं मैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, सिस्टम किस तरीके से काम करेगा उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका एक खास मकसद होता है बनाए जाने का, उसी खास मकसद से ये बनाए जाते हैं और उसी खास दायरे में ये काम भी करते हैं। इनका सिस्टम की परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सड़क जैसी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर दौड़ने वाली गाड़ियों जैसी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म देता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन करता है। चलिए समझ में आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी तक, क्योंकि इस टाइप का तो कंटेंट हम दे रहे हैं कि आपकी उंगली सब्सक्राइब दबा दी होगी, नहीं दबाई होगी, दबा देना, एजुकेशन में वैसे ही कम सब्सक्राइब रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? फिर से, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के फंक्शन को या सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइल ट्रांसलेट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
एमएस ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जिसमें आप पढ़ते हैं, ये एक खास मकसद से बनाया जाता है। ये कंप्यूटर में अगर ना हो तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या कंप्यूटर में कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है और इसीलिए ये यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऊपर ही हमने डिसाइड किया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट इंटरफेस होता है, एक ट्रांसपेरेंट माध्यम होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। अब एग्जाम्पल के लिए आपका एंड्रॉयड जो है, आपका विंडोज़ जो है, आपका लिनक्स जो है, आपका यूनिक्स जो है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और ये सभी क्या हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। चलिए अगला सवाल है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर नाम पढ़िए असेंबली, अब ऑप्शन पढ़िए कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर असेंबली से मिलता हुआ असेंबलर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर अलग से ट्रांसलेटर बनाया गया, बाकी कंपाइलर इंटरप्रेटर तो था ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर बनाया गया। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक पर्सनल, बिजनेस और साइंटिफिक प्रोसेसिंग टास्क। तो ऐसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार को सॉफ्टवेयर विशिष्ट, यही शब्द मेन है कि किसी स्पेशल काम के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं। अभी ऊपर ही हमने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका एक खास मकसद होता है और ख़ास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम आपका सही हो जाएगा, बाकी यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सही हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका एक खास मकसद होता है। ऊपर शायद सिस्टम मैंने बोल दिया है, उसको इग्नोर करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि 40वां सवाल है। इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक यूज और एप्लीकेशन दैट एम्बेडेड द यूजर इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर आर कॉल्ड। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ें। यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड्स। तो यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत क्या चीज़ आती हैं यहाँ पर पूछी जा रही है। वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर आता है, बैकअप सॉफ्टवेयर आता है, डिस्क फ्रेगमेंटर आता है। तो यहाँ पर ऑल द अबव आपका सही हो जाएगा। ये सारे आपके यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एंटीवायरस जैसे प्रोग्राम इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 42वां सवाल देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज any computer software that is distributed with its source code available for modification। तो समझिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल हो और उसमें आदमी मॉडिफिकेशन करना चाहे तो कर सकता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन नहीं, सिस्टम नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है, ओपन, सबके लिए उपलब्ध, सोर्स जिसका सोर्स कोड ही ओपनली सबके लिए अवेलेबल हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये मुफ्त में सबके लिए उपलब्ध आपका होता है। चलिए एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर जो ओपनली कोड अवेलेबल करते हैं? लिनक्स का होता है, यूनिक्स का होता है, माइस्क्वेल का ओपनली अवेलेबल है। तो ये तीनों आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। चलिए अगला है, पूछा जा रहा है दिस सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइटेड एंड बियर्स द लिमिट अगेंस्ट यूज। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइटेड होते हैं, मतलब अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं चोरी छुप के तो आपको कॉपीराइट मिल जाएगा, या उसका आप कहीं पे दिखा रहे हैं या कहीं पे बेच रहे हैं तो ये सब अलाउ नहीं करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका एक मालिकाना हक होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद 45वां सवाल है।
डैश डैश इज अ डिवाइस दैट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन इन एडिशन यूजुअली हैज़ स्मॉल डायमेंशन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि एक ऐसा उपकरण जिसका एक विशिष्ट कार्य होता है और इसके अलावा आमतौर पर छोटे आकार का होता है। तो छोटे आकार का विशिष्ट काम की डिवाइस क्या कहलाती है? गैजेट कहलाती है। ठीक है, सुनते भी होंगे नया गैजेट आया मार्केट में, ये सारी चीज़ें। ठीक, चलिए गर्मी बहुत है लेकिन सवाल पूरे किए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर IT गैजेट? इनमें से कौन से IT गैजेट हैं? कीबोर्ड नहीं, विश वॉच नहीं, स्मार्ट वॉच, ये आपके IT गैजेट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर तीसरा सवाल आपका सही हो जा रहा है, तीसरा जवाब सही है। चलिए अगला आपका है स्मार्ट बैंड इज नोन एज। स्मार्ट बैंड को किस नाम से जाना जाता है? स्मार्ट ब्रेसलेट, कनेक्टेड ब्रेसलेट्स, A और B, या स्मार्ट वॉच के नाम से? तो ये स्मार्ट ब्रेसलेट्स और कनेक्टेड ब्रेसलेट्स, ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें जो कि अपना 48वां सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कंप्यूटिंग डिवाइस विच कम्स विद द हेड माउंट डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ आई ग्लास? अब इस चीज़ को क्या कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखो हिंदी में भी पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो चश्मे के रूप में हेड माउंट, मतलब चश्मे के तरीके से होता है और ऐसे लगा लिया जाता है? इस चीज़ को क्या कहते हैं? गूगल ग्लास, ड्रोन कैमरा, स्पाई पेन, या स्मार्ट गूगल? इस चीज़ को कहते हैं गूगल ग्लास। इसको ऐसे लगा लो, बाकी सारा मामला फिट हो जाता है। चलिए आगे का अपना 49वां सवाल क्या है? दिस IT गैजेट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड इवन इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है, यहाँ पर इस IT गैजेट का उपयोग सुरक्षा और यहाँ तक कि जांच के लिए भी किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर स्पाई पेन यूज़ होता है। D ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं जो कि 50वां है। भीम ऐप इज़ यूज टू मेक सिंपल इजी एंड क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग। भीम ऐप जो है, जो तेज़ी से सुरक्षित पेमेंट भेज पाता है, तो किसका इस्तेमाल करता है? ऑप्शन है पासवर्ड, UPI, फ़ोन नंबर, आधार नंबर। चलिए जवाब दीजिए, बहुत आसान है, ये इस्तेमाल करता है UPI का। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। अब आपको क्या करना है? एक अच्छा कमेंट करना है मेरे लिए। ठीक, अगर समझ में आया तो, कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। और अगर चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बरकरार रखिए, ताकि एक मोटिवेशन आए। फ्री में लेक्चर जा रहे हैं तो हमें क्या चीज़ आप मोटिवेट किस तरीके से कर सकते हैं? या तो पैसा मोटिवेट करता है, या तो आप जो कमेंट करते हैं वो करता है। पैसा ले नहीं रहा हूँ तो कमेंट आप ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।